अमेरिका, इजराइल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में युद्ध जारी है। दर्जन भर से ज्यादा मुल्क इसमें शामिल हैं। यह असरात हो रहे हैं। असरात तो दरअसल पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और 12वां दिन हो गया, 12वां दिन। पिछले साल भी युद्ध हुआ था इजराइल अमेरिका के साथ। उसने न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स पर हमला किया था ईरान की। 12 दिन का युद्ध था, 12 दिन में थम गया। तो दुनिया में ज्यादा खलबली नहीं मची, अस्थिरता का आलम नहीं बना। लेकिन यहां 12 दिन हो गए और अभी भी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ना इजराइल अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार। और इसके असरात अब पूरी दुनिया पर होने वाले हैं क्या? आसान सी भाषा में समझिए। अगर दुनिया आपका या मेरा शरीर है और शरीर का सीना, छाती, यह सबसे अहम इलाका होता है। भाई सारी सप्लाई चेन जो है हमारे शरीर की, भाई खून छन छन के साफ होते हुए हृदय की तरफ जाता है। ये दिल रुक जाए तो गया आदमी। ये जो मिडिल ईस्ट है, ये खाड़ी देश जो हैं, ये दरअसल दुनिया की सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन। सारी दुनिया में व्यापार की आवाजाही यहीं से होती है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया पर उसका असर नहीं पड़ रहा। आपको मुझको कोई असर नहीं पड़ता, हमारी जिंदगी पर असर नहीं पड़ रहा है। ना महंगाई बढ़ रही है, ना तेल की कीमतें बढ़ रही है, ना कोई खाद का संकट आने वाला है। दिक्कत आई थी यूक्रेन रूस के युद्ध की, वो तात्कालिक दिक्कत थी, पर आप कहीं और से करने लगेंगे। वहां से हमारा जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी उसका लेना देना था, पर और जगह ढूंढ ली। पर यहां तो 83% पूरे एशिया का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, हमारा 50% तेल। इस संकट से चाहकर भी हम नहीं बच सकते। और अब उसके असर भारत में दिखाई देने लगे हैं क्या? कल मैंने आपको गैस के संकट की तस्वीरें दिखाई थी। सरकार कह रही है पूरी आपूर्ति कर देंगे, घरेलू उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होगी, पर दिक्कत तो हो रही है। कालाबाजारी, जमाखोरी भी हो रही है। 2500 रुपए दाम एलपीजी के ब्लैक मार्केट में मांगे जा रहे हैं, एलपीजी के सिलेंडर के, वो 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर के। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है। पर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। ये अफवाहें हैं, और अफवाहें हैं तो इन्हें दूर किया जाना चाहिए। कितने दिनों की सप्लाई है हमारे पास, भंडार कितने हैं तेल के? तेल में खेल तो नहीं हो जाएगा। और तेल के खेल के साथ साथ ये गैस का जो संकट है, इसका खाद पर भी असर आने वाला है क्या? किसानों की दिक्कत बढ़ेगी क्या? यूरिया, डीएपी को लेकर पहले ही परेशानियां रहती थी, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अब यह समस्या और विकराल हो जाएगी क्या? विपक्ष घेराबंदी कर रहा है, सरकार की असफलता इसे करार दे रहा है। पर बात यह भी है कि यह युद्ध तो सरकार ने नहीं कराया, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पर युद्ध शुरू होने के बाद भारत की कूटनीति, हमारी विदेश नीति में जो थोड़ा ढुलमुल रवैया दिखाई दिया है, हम ना इधर का स्टैंड ले रहे हैं ना उधर का, क्या उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है? और यह संकट हमारी जेब पर, आपकी मेरी दुनिया की जेब पर कितना असर डालेगा और यह असर कितने लंबे समय तक रहेगा? अब 12वां दिन हो गया है। अमेरिका, इजराइल एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, युद्ध जारी है। 12वां दिन, और अभी यह मालूम नहीं ये दिन कितने दिन और ये युद्ध चलने वाला है। और अस्थिरता अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसके असरात क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर हैं। अब हम कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, कयासों का बाजार नहीं है ये कड़वी हकीकत है जो मुंह बाए खड़ी है हमारे सामने।
और गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की ही है, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी। वो क्या कह रही है कि अगर ये युद्ध और चलता रहा इसी तरीके से तो विकासशील देशों पर, हमारे जैसे देशों पर आर्थिक मंदी के साफ असर दिखाई देंगे। सिर्फ इस साल में ही 828 लाख करोड़ रुपए रीफाइनेंसिंग के लिए जरूरत होगी। 828 लाख करोड़ एशियाई मुल्कों को, विकासशील मुल्कों को। हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम कहते हैं चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, मतलब 360 लाख करोड़। यहां 882 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, दुगना। जितनी भारत की वक्त है उतने पैसे की जरूरत पड़ेगी रीफाइनेंस करने के लिए। ऐसे ही चलता रहा युद्ध तो कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल पहुंच जाएंगी। $200, 120 तो छू गई, अभी 100 के करीब चल रहा है, लेकिन ये दुगने हो सकते हैं दाम। अभी सरकार कह रही है कि नहीं, दाम नहीं बढ़ाएंगे, पर ये ऐसा ही चला तो ये हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, साल के अंत तक की बात नहीं है। मार्च के महीने में $200 प्रति बैरल तक आकलन किया जा रहा है, यह आशंका जाहिर की जा रही है। और इसके मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होंगे? महंगाई दर 7-8% पहुंच जाएगी, दहाई के आंकड़े को छूती दिखाई देगी। हमारा आयात बिल भाई 88.6% कच्चा तेल हम आयात करते हैं, ये 28 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। हमारी विकास दर में 2% तक की गिरावट आ सकती है, घटकर ये 5% से नीचे जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि आम आदमी पर असर पड़ेंगे, आप पर और मुझ पर। और आम आदमी में भी सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा वो है गरीब तबका। कहां कहां असर पड़ता है? पहला असर है यातायात पर, भाई तेल गैस का इस्तेमाल होता है ना यातायात पर। दूसरा, खाने पीने की चीजों की सप्लाई पर असर पड़ेगा, तो खान पीन के सामान जो हैं खाने पीने के, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर नौकरी पर, दिहाड़ी पर असर पड़ेगा, और आपकी रसोई पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। खाद के दामों में, खाद की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने वाला है आने वाले दिनों में। ये मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा हूं, कोई सनसनी नहीं फैला रहा हूं। इसके पीछे एक वजह है, और वजह यह कि फर्टिलाइजर यूनिट्स वो गैस पर आधारित होती हैं, उनका ईंधन गैस होता है, गैस के दामों में आग लगी हुई है। किसान के लिए आने वाले दिनों में दिक्कत होगी, किसान के लिए दिक्कत होगी तो आपको और मुझे भी तो दिक्कत झेलनी पड़ेगी। खाने पीने के सामान वो और महंगे होते दिखाई देंगे। भाई कमर्शियल गैस के दाम 115 रुपए तो बढ़ा दिए, लेकिन कमर्शियल सप्लाई बंद कर दी गई है। उसका असर कैसे हो रहा है? देश की बात कर रहा हूं अब मैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात भूल जाइए। हमारे देश में कुल 10 लाख, एग्जैक्ट आंकड़ा आपको बता देता हूं, 9,78,941 रेस्टोरेंट हैं। 10 लाख पकड़ लीजिए मोटा मोटा, ढाबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये कुल कारोबार कितने लाख का करते हैं? लाख नहीं, लाख करोड़ का करते हैं। 5,69,000 करोड़, 5.25 लाख करोड़ का कारोबार ये रेस्टोरेंट करते हैं। 85 लाख लोगों को रोजगार मिलता है रेस्टोरेंट में। और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रहा है अगले 2-3 दिनों में कम से कम 60% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल गैस है ही नहीं, सप्लाई ठप है, आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कितने लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 27 फरवरी को, इसका जिक्र तो इतनी बार हो गया अब आपको रट गया होगा, यहीं पर सारे वो तेल के टैंकर्स रुके हुए हैं, या यहां से आवाजाही होती थी। कितनी आवाजाही होती थी? 27 फरवरी युद्ध होने के एक दिन पहले 141 टैंकर्स वहां से निकले।
और 3 दिन पहले कितने? 4, सिर्फ 4। पूरी सप्लाई चेन थम गई है, रुक गई है। मैंने वो उदाहरण दिया ना, ये शरीर का ये सीना, छाती वाला हिस्सा, ये है खाड़ी देश, यहां सब कुछ रुक जाएगा और रुक गया है। 50% तेल, 60% हमारा LNG इसी रास्ते से होकर गुजरता है। चीन को टैंकर जा रहे हैं, जापान को जा रहे हैं, चीन जाने दे रहा है। हमने कूटनीति जो अपनाई है उसमें ना हम ईरान के साथ दिख रहे, ना अमेरिका और इजराइल से कोई सवाल पूछ रहे। उसका खामियाजा भी भुगतना हमें पड़ रहा है क्या? सरकार की तरफ से कल तक भरोसा दिया जा रहा था, वो मैंने पर्ची का भी जिक्र किया था। आज प्रधानमंत्री बाकायदा देश को आश्वस्त करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ ठीकरा भी फोड़ा विपक्ष पर कि वो भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं। तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है, राजनीतिक नफा या राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है गैस की किल्लत के नाम पर, या दरअसल ये हकीकत है। सड़कों पर जो ये तस्वीरें दिख रही हैं और जिस तरह से जूतम पैजार हो रहा है, गोरखपुर में तो घमासान मच गया, मार पिटाई की नौबत आ गई, 2500 रुपए ब्लैक में मांगे जा रहे हैं, ऐसी खबरें हमें आ रही हैं। जमाखोरी, कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। विपक्ष की नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कह रही हैं जनता कितनी देर तक इस बात को बर्दाश्त करेगी। वो सड़क की आवाज की गवाही दे रही हैं, दुहाई दे रही हैं। सुनिए। कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब LPG की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी। और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीजों पे तो अच्छा होता। अब बीजेपी के सांसद हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अशोक चव्हाण, वो कह रहे हैं 2 महीने का स्टॉक है, उम्मीद करते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी तो हालात काबू में आ जाएंगे। अब 2 महीने का स्टॉक है तो ये बताता क्यों नहीं कोई? हमें सूत्रों के हवाले से 6 दिन पहले बताया गया था कि 25 दिन का स्टॉक है, तो मतलब 18 दिन का स्टॉक रह गया। अब सांसद कह रहे हैं बीजेपी के, नहीं हमारे पास 2 महीने का स्टॉक है। तो कितना स्टॉक है? और बिल्कुल नहीं 2 महीने तक दाम बढ़ेंगे, ये सरकार क्यों नहीं कहती है? एक और केंद्रीय मंत्री हैं रामदास आठवले, वो कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए। सरकार की तरफ से प्रयत्न हम कर ही रहे हैं, राज्य सरकारों ने उसके लिए प्रयत्न करना है और आज आम आदमी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए जरूर हमारी तरफ से प्रयत्न हो रहा है। क्या? तो भाई इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं आठवले साहब, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं। युद्ध खत्म हो जाएगा तो सब ठीक हो ही जाएगा, पर वो खत्म कब होगा और उसके खत्म होने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है कि तेल की दिक्कत हो रही है, गैस की दिक्कत हो रही है, अब खाद की भी दिक्कत होगी तो जी युद्ध बंद और सब कुछ चालू। एक लैग भी होता है। और देश में जो आपूर्ति है, क्या वो जो उत्पादन हो रहा है वो भरपाई कर पाएगा? इस पर सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सुनिए। जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। 140 करोड़ लोगों के इस महान देश को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की कॉलोनी बना दिया। तो दिक्कत का सबब है या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ही फुर्सत नहीं है हमारे राजनीतिक जमात को? हम सारे साथ मिलकर क्यों नहीं बैठते हैं? मेरी समझ से परे है कि कोई सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं हुई, अभी तक चर्चा क्यों नहीं हुई है लोकसभा में भी। ठीक है, आज
अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत हो गई, घमासान भी हो गया। अब जो ये समाधान, आम आदमी की दिक्कतें जो लगातार अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं, इनका समाधान भी निकालेगा क्या हमारा पॉलिटिकल क्लास, हमारी राजनीतिक जमात?